दोस्तों, मैं कुमार सिद्धू एक बार फिर से सिद्धार्थ जी टीचिंग सेंटर में भरपूर स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, आज का जो वीडियो रहेगा जो पॉलिटी से संबंधित रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यू की तरह मैं क्वेश्चन के करूंगा। एक क्वेश्चन को जितना अंदर जा कर के हो सके उतना अंदर जाके मैं डिटेल में देखूंगा और कोशिश से हमारा जो 50 क्वेश्चन में पूरा पॉलिटी को संक्षिप्त में ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। वीडियो ज़रा लंबा हो सकता है, 2 वीडियो बनाऊंगा। ये 25 क्वेश्चन को आज लिए हैं और 25 क्वेश्चन अगला दिन होगा और हो सकता है तो 3 वीडियो भी हो सके, क्योंकि डिटेल में देखने की मैं कोशिश करूंगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोल रही है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पूछने का तात्पर्य यह है जो सही नहीं है। तो इसमें जो दिया गया है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये बिल्कुल गलत है, तो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होनी चाहिए हमको उम्मीद से। और बी नंबर क्या पूछता है, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पर नाम दिया गया या बना दिया गया, तो ये सही है। और सी नंबर में क्या है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स जो थे, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, ये भी सही है। और डी में है, इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण रखने का प्रथम प्रयास किया गया था, तो ये भी सही है। तो इसमें सही कौन नहीं है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत कोलकाता में 1773 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नहीं की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगी। इसके बारे में मैं डिटेल से ज़रा देखता हूँ, इसमें क्या कहने का तात्पर्य इसका क्या है। तो इसका उत्तर होगा जो ए होगा, कथन सत्य नहीं है। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने के संबंधी प्रावधान किया गया था, परंतु इसकी स्थापना वर्ष 1774 में की गई थी। कब की गई थी, 1774 में कोलकाता में की गई थी, न कि 1773 में। इस सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे और सर एलिजा इम्पे, ये याद रखिएगा, सर एलिजा इम्पे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। तो प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश जो थे, जो कौन थे, तो एलिजा इम्पे थे। ये 1774 में ये बनाया गया था। क्या चीज़ बनाई गई थी, तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे बनाई गई थी, तो कलकत्ता में बनाई गई थी। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद दिया गया और मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत कर दिया गया था। गवर्नर जनरल के सहायता के लिए 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। 4 सदस्यों वाली कार्यकारी परिषद की गठन की गई थी। पहला गवर्नर जनरल, ये याद रखिएगा, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, तो वारेन हेस्टिंग्स को बनाई गई थी। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में देखता हूँ। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए प्रथम बार प्रयास किया गया था और इस अधिनियम में पहली बार भारत में कंपनी की राज्य के लिए लिखित संविधान प्रस्तुत की गई थी। तो कंपनी के द्वारा भारत में ये प्रथम लिखित संविधान मतलब कानूनी ढांचे से, पूर्ण रूप से वो संविधान नहीं जो भारत के संविधान है, वो संविधान नहीं है, एक ढांचा बनाया गया था जो इस तरह से हमारे इस पे भारत पे नियंत्रण करनी है तथा कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक उत्तरदायित्वों की स्वीकार किया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा 1781 में एक संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जानी गई थी। ये कब कंपनी के द्वारा लाई गई थी, तो 1781 में ब्रिटिश संसद के द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा, तो ब्रिटिश संसद के द्वारा ये लाई गई थी। तो ये आप इतना ध्यान रखिएगा। कैसा लगता है हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगली नंबर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कह रही है, जो इसमें क्या कर रही है क्वेश्चन, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन पर विचार करने की बात कर रही है।
ए में क्या है, एक में दिया गया है इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। बी में क्या है, जो दूसरा नंबर होगी, इस अधिनियम के द्वारा नियंत्रण मंडल जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता था, नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया जिसे व्यापार संबंधित प्रावधान पर का कार्य सौंपा गया था। ये तो सही है। तीसरा नंबर क्या है, राजनीतिक संबंधी प्रावधान का कार्य संचालन मंडल जिसे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स गया या कहा गया, तो ये भी सही है। तो हमारे हिसाब से 2 और 3 होनी चाहिए। चौथा नंबर देखते हैं, कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटा करके 3 कर दी गई थी, ये बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर जो होनी चाहिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है। इसमें से पूछ रही है जो कौन से इसमें से सही नहीं है, तो इसमें से 2 होनी चाहिए जो सही नहीं होनी चाहिए, तो 2 और 3। इसका राइट आंसर होगी 2 और 3। क्या होनी चाहिए, 2 और 3, जो बी नंबर ऑप्शन होगी। इसके बारे में जरा पढ़ते हैं क्या लिखा गया है। कथन 2 एवं 3 सही नहीं है क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को पृथक किया गया और व्यापार संबंधी कार्यों का प्रावधान कंपनी के प्रतिनिधि संचालन मंडल के द्वारा जिसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में सौंप दिया गया था। किसके हाथ में सौंपी गई थी, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के हाथों में ये सौंपी गई थी। जबकि राजनीतिक कार्यों के प्रबंधन के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा नियंत्रण मंडल जिसे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम के एक निकाय का गठन किया गया था। तो 2 और 3 ये नहीं होगी और 1 और 4 ये सही थी। क्या है इसमें, कंपनी के कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया, व्यापारिक एवं राजनीतिक संबंधी कार्य जिन्हें कि क्रमशः कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में सौंपा गया था। इस प्रकार इस अधिनियम द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता लेने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 4 सदस्यीय एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई थी। तो 4 सदस्यों के कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई थी और इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में 4 सदस्यों एक कार्यकारी परिषद की स्थापना की गई थी और द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना भी की गई थी। किसके द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में ये पूर्ण रूप से सत्ता को सौंप दी गई थी। इस अधिनियम द्वारा इसकी सदस्य संख्या 4 से घटकर 3 कर दी गई थी। इस एक्ट से संबंधित विधेयक जिसे कि ब्रिटिश संसद में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीट द यंगर ने प्रस्तुत किया कि इसलिए इस विधेयक को पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। और पिट्स जो था, जो प्राइम मिनिस्टर थे, कहाँ के, तो वो ब्रिटेन का। इसको आप थोड़ा ध्यान से आप रखिएगा, एक बार देख लीजिएगा इसको, जो किस एक्ट के द्वारा, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ये तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री पीट द यंगर ने प्रस्तुत किया था, इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट नाम रखी गई थी। अगली नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगली नंबर क्वेश्चन क्या कर रही है, तो अगली नंबर क्वेश्चन में दी गई है निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित अधिनियम है उस पर आपको विचार करने की बात कर रही है। तो 1793 का अधिनियम बिल्कुल सही है। और अगली नंबर है जो 1813 का अधिनियम, ये भी है। 1833 का अधिनियम, ये भी है। और 1853 का अधिनियम जिसे चार्टर एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, नीचे दी गई है उपयुक्त में से कौन से अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से जाने जाते हैं। तो इनमें से कौन सा है जो चार्टर अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो 1, 2, 3 और 4 चार्टर एक्ट के नाम से जानी जाती है। किसके द्वारा, चार्टर एक्ट के नाम से जानी जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी। और उपयुक्त सभी अधिनियम चार्टर एक्ट के नाम से जाने जाते हैं। 1786 एवं
1857 के बीच ब्रिटिश संसद ने कंपनी के मामले में 4 प्रमुख चार्टर अधिनियम पारित किए थे, जिसमें से उपयुक्त चार्टर अधिनियम 20 वर्षों के अंतराल पर पारित किए गए थे। इन्हें चार्टर एक्ट या चार्टर अधिनियम इसलिए कहा गया क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी की आज्ञापत्र अवधि बढ़ाने के साथ साथ कंपनी के अधिकार, कंपनी एवं सरकार के बीच संबंध और कंपनी के भारतीय प्रशासन में समय समय पर महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सके। सिंपल सी बात ये समझिए, जो कंपनी जो थी, जो उसके तहत पूरे 20 वर्षों के लिए एक ही बार सौंपा दिया जाता था, जो 20 वर्षों के लिए ये कार्य करनी है, उसके बाद फिर बदलाव करनी होगी तो 20 वर्ष बाद जो करेंगे, तो इसी को चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता था। क्या चीज़? चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट दिया जाता है, जो कंपनी के द्वारा ये चार्टर एक्ट दी गई थी। इसके तहत क्या किया गया था? तो चार्टर एक्ट के तहत ही जितना भी कंपनियां थी, जो भी कंपनियां थी, उस कंपनियां ने एक कानून बनाया करते थे, जो इस कानून के जैसे ब्रिटिश संसद से वहाँ से पार्लियामेंट से जो होती है, जो बिल पास होके आती थी, जो ये कानून यहाँ फिर से बननी चाहिए, तो भारत में वो कानून बनती थी। साथ में उसके साथ साथ क्या होनी चाहिए? 20 वर्षों के लिए जो भी बात बोलनी है, जो आप 20 वर्ष से पहले बोलिए। जब चार्टर एक्ट होती थी तो उसमें विरोध हुआ करता था, जो ज़्यादा मतलब कर दिए देने की बात आती थी, बहुत सारे बात आती थी, तो इसके तहत भारत के द्वारा विरोध भी की जाती थी। कुछ ऐसा निर्णय था जो भारत के संदर्भ में भी था चार्टर एक्ट में, बहुत सारे, तो इसीलिए 20 वर्षों के लिए इसको बढ़ा दिया गया था और इस अधिनियम को 20 वर्षों के अंतराल पर पारित किया गया था। और चार्टर एक्ट नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि अधिनियम के द्वारा कंपनी की आज्ञापत्र या अवधि बढ़ाने के साथ साथ कंपनी का अधिकार, कंपनी एवं सरकार के बीच संबंध, यानी कि कंपनी के भारतीय शासन में समय समय पर महत्वपूर्ण बदलाव किए जाने की बात किया गया था। सिंपल सी बात अभी बताते हैं, तो हमारा जो भारतीय संविधान है जस्ट लाइक उस टाइप के था जब भारतीय संविधान था, लेकिन भारतीय संविधान में अभी जैसे बदलाव होता है उस तरह से बदलाव हुआ करता था, और जो अभी भारत के संविधान है उसी तरह से वो चार्टर एक्ट पारित किया करता था। सिंपल सी बात ये है। चौथी नंबर प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जो असत्य है? इसमें असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं। असत्य कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी। तो ये पूछ रहे कि असत्य, ये तो सत्य है भाई, जो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही ईसाइयों के मिशनरियों द्वारा जो भारत में जो कार्य किया करते थे या कार्य होती थी, उसमें ईसाइयों को कार्य करने की अनुमति दी गई थी। ये तो सही है। दूसरी नंबर में दी गई है, जो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। ये बिल्कुल गलत है, पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया था 1813 में। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य नियुक्त किया गया था। ये तो सही है। अगले नंबर में है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो होनी चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी होगी, जो राइट आंसर होगी, जो 1813 में पूर्ण रूप से समाप्त नहीं की गई थी। इसकी राइट आंसर जो होगी, जो ऑप्शन नंबर बी होगी। अगले नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगी, क्योंकि गलत है, क्योंकि 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, परंतु चाय एवं चीनी या चीन पर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना दिया गया था। और 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति प्रदान की गई थी और मशीनरी जो सामान था उनको पर भी कार्य करने की अनुमति दी गई थी। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई, जिसे कि लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति किया गया था।
किसको? लॉर्ड मैकाले को विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई थी और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत का प्रथम विधि आयोग गठित की गई थी। ये क्वेश्चन यूपीएससी भी पूछी हुई है, जो किसके अध्यक्षता में भारत में पहला बार विधि आयोग की गठन की गई थी? तो लॉर्ड मैकाले। मैं काले हूँ तो क्या हुआ, लेकिन दिल वाले हूँ, ऐसा भी है, इसको कहने में आती है। तो ये 2-3 बात को आप यहाँ पे गौर रखिएगा। 1773 के चार्टर एक्ट के द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था। चाय और चीनी पर एकाधिकार दिया गया था, जो अपना व्यापारी जो है जो व्यापार कर सकते हैं, सिंपल सी बात। और 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में ईसा मसीह का प्रचार प्रसार बहुत ही तेज़ी से हुई थी और करने की अनुमति दी गई थी। उसके साथ साथ मशीनरी वगैरह जो भी है, जो ईसाई धर्मों को दी गई थी। उसके बाद 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई थी। ये लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य के रूप में नियुक्त हुआ था। किसके समक्ष में? तो लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड तो वहाँ पे मतलब संबोधित करने के लिए एक वर्ड है, लेकिन मैकाले इसका मेन नाम था। और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में भारत में प्रथम विधि आयोग जो है जो गठित की गई थी। इतना आप ध्यान रखिएगा, साथ में 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और गवर्नर जनरल की सरकार भारत की सरकार एवं उसकी परिषद भारतीय परिषद कलाई लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग भी बने थे। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा भारत में दास प्रथा की गैर कानूनी घोषित किया गया था और 1733 का चार्टर एक्ट में एक प्रावधान किया गया था कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भारतीय को धर्म, वंश, रंग या जन्म आदि के आधार पर कंपनी के किसी भी पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा सकता है, किंतु कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विधि के कारण इस प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया। आगे चलकर यह प्रावधान प्रशासन की भागीदारी में मुख्य आधार बना था। सिंपल सी बात यह है, जो 1833 में एक प्रावधान लागू किया गया था, जो किसी भी व्यक्ति को धर्म, रंग, जाति, लिंग, ये सब के आधार पे भेदभाव नहीं की गई थी। और हमारा जितना भी जो उस समय में समाज में जो व्यक्ति थे, उस समय में इसी से जूझ रहे थे बहुत ज़्यादा। धर्म के नाम पे फोड़ना, जाति के नाम पे फोड़ना, वंश के नाम पे फोड़ना, ये सब कहीं ना कहीं उस समय में बहुत गलत हो रहा था। अगली नंबर क्वेश्चन देखता हूँ। अगली नंबर क्वेश्चन क्या है? अगली नंबर क्वेश्चन में कर रही है जो चार्टर एक्ट जो हुआ जो 1853 के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही रहने की बात कर रही है? कौन? तो 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या की गई है? तो चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। 1853 का क्या इसमें क्वेश्चन क्या कर रही है? सही नहीं है पूछ रही है। कौन सा सही नहीं है? तो चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। तो 1853 के चार्टर एक्ट अधिनियम था जो अंतिम था, इसके लिए था। बी नंबर में कहा क्या है? तो इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवाओं को भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ किया गया था। ये भी सही है। सी में कहता है इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के लिए एक विधान परिषद का गठन किया गया था। ये भी सही है। और अगले नंबर में है इस अधिनियम के ने भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी, जो राइट होगी। क्या होगी? डी होगी, जो राइट होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगी।
इसमें क्या कर रही है, व्यक्त या कथन डी असत्य है क्योंकि विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्राप्त किया गया था, न कि 1853 के द्वारा। और 1793 से 1853 में के दौरान पारित किया गया था, जो चार्टर अधिनियम की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। ये भी सही है, ये भी सही है। इस अधिनियम द्वारा सिविल सेवाओं में भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रारंभ की गई थी, जो 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में या संबंध में मैकाले समिति की अध्यक्षता या मैकाले समिति का गठन किया गया था। किसका? मैकाले समिति का गठन किया गया था। गवर्नर जनरल की परिषद के कानूनी निर्णय या निर्माण में सहायता देने के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। इस प्रकार गवर्नर जनरल के लिए विधान परिषद अस्तित्व में है, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना जाता है। इसे विधान परिषद भी कही जाती है। इस अधिनियम या इस विधान परिषद ने लघु संसद की तरह कार्य किया और इस प्रकार पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों की अलग अलग किया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ की गई थी। सिंपल सी बात ये कर रही है, इसमें जो विधान परिषद ने लघु संसद की तरह कार्य किया। विधान परिषद जो था, लघु संसद जो था, पार्लियामेंट बोली जाती है ब्रिटेन में, इसको भारत में इसे संसद के नाम से जानी जाती है। तो संसद ने एक लघु संसद की तरह एक कार्य प्रारंभ किया और इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों की अलग अलग कार्य दिया गया, कार्य जो था जो अलग अलग दिया गया। और इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया था, स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ की गई थे। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के लिए एक पृथक जिसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई एवं गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन भार से मुक्ति कर दिया गया था। शासन भार से इसे मुक्ति की गई थी और इसी तरह से शासन व्यवस्था है जो चलता रहा। भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर इसमें से विचार करने की बात कर रही है, जो कौन सी कथन सही है या गलत है। तो इसमें दी गई है, जो इसमें क्या दी गई है मेरे भाई, 1 नंबर में दिया गया था, इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया था। तो राज्य जो सचिव था उसका एक नए पद की सृजन करने की बात जो की गई थी, जो 1858 में किया गया था। क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद में 1858 में जब के अधिनियम आई, शासन अधिनियम आई, तो उसमें बहुत सारे बदलाव की गई थी। उसमें से एक बदलाव ये भी था कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में एक राज्य सचिव का नाम का एक पद होनी चाहिए। उसके बाद में कह रही है, कंपनी ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की व्यवस्था बना रखी। ये भी गलत है, ये गलत है और ये तो सही था। उसके बाद में गवर्नर जनरल पद का नाम बदल कर वायसराय कर दिया गया था, तो ये भी सही है, तो 3 नंबर भी सही है। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम वायसराय बने, ये तो गलत है। अब दिया गया क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? सही है पूछ रहा है, सही नहीं है जो नहीं पूछता है, सही है। तो सही है 1 और 3। 1 और 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में 1 और 3 है। तो इसका राइट आंसर 1 और 3 होगी, जो ऑप्शन नंबर बी होगी। व्याख्या, कथन 2 और एवं 4 गलत है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया एवं भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत हो गया और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंग को नहीं बल्कि लॉर्ड
कैनिंग को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था। और इस अधिनियम द्वारा भारत के राज्य सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया और यह सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था एवं भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारतीय प्रशासन की नियंत्रण को संपूर्ण शक्ति राज्य सचिव को दी गई थी। किसको दी गई थी? तो राज्य सचिव को दी गई थी। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय का एक परिषद जिसे कि काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया और इस परिषद एक सलाहकार समिति थी जिसे परिषद का अध्यक्ष भारत सचिव को बनाया गया था। जो भारत का सचिव था उसी को इसका परिषद का अध्यक्ष बनाई गई थी। गवर्नर जनरल का पद वायसराय कहलाने लगे क्योंकि इस अधिनियम के तहत कंपनी का शासन को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल अब सम्राट के प्रतिनिधित्व की हैसियत से कार्य करने लगी थी। जो गवर्नर जनरल थी जो यहाँ के शासन के प्रति जो भी हो सके उसका व्यवहारिक रूप से कार्य करने लगी थी। संचालक मंडल, नियंत्रण मंडल एवं गवर्नर जनरल की सभी शक्तियाँ परिषद सहित भारत सचिव में केंद्रित कर दी गई जो कि संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत सचिव की परिषद को निगमित निकाय जिसे कि कॉरपोरेट बॉडी घोषित किया गया और इस पर इंग्लैंड एवं भारत की दावा की गई थी। इसमें इंग्लैंड और भारत की दावा की गई थी। नई व्यवस्था का प्रारंभ महारानी विक्टोरिया की घोषणा के साथ साथ जिसकी घोषणा इलाहाबाद में आयोजित किया गया था एक विशेष दरबार में जिसे कि 1 नवंबर 1858 में की गई थी। 1 नवंबर को पढ़ा गया था। महारानी की घोषणा पत्र को 1 नवंबर को पढ़ी गई थी 1858 में। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा? तो ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पढ़ा गया था। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या है? 17वां नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हर एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह से मैं चूज करके डाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। भारत परिषद अधिनियम 1861 के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं पूछ रहा है। पहली नंबर तो बात यह है जो आपको पहले समझनी होगी, जो सत्य कह रही है या असत्य कह रही है। क्या कह रही है? तो असत्य पूछ रही है। क्या पूछ रही है? तो असत्य पूछ रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असत्य में क्या दी गई है? इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत की या भारतीय प्रतिनिधियों का कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था, ये तो सही है। इस बी नंबर में है इस अधिनियम ने विकेंद्रीकरण प्रक्रिया का प्रारंभ किया था, ये भी सही है। और सी क्या होगी? इस अधिनियम ने वायसराय को अध्यादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई थी जिसकी अवधि 1 वर्ष थी। ये तो गलत है। तो ये गलत पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो होनी चाहिए जो सी नंबर होगी। क्या होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होनी चाहिए। क्या चीज होनी चाहिए? सी होनी चाहिए। डी में क्या है? इस अधिनियम ने कैनिंग के द्वारा प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया था। मान्यता प्रदान किया गया था, ये तो सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। और क्योंकि यह अधिनियम वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, परंतु इसकी अवधि 1 वर्ष नहीं बल्कि 6 माह की होती है। 1 वर्ष का ये अवधि नहीं होकर के 6 माह के लिए होती है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार भारतीय अधिनियमों को कानून बनाने के प्रक्रिया में शामिल किया गया था। सन 1862 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों जिसे कि बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर
दिनकर राव को गैर सरकारी सदस्य के रूप में विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। तो विधान परिषद में प्रथम 3 व्यक्तियों को, भारतीयों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें से कौन कौन थे? तो उसमें से थे जो 3 भारतीयों कौन कौन थे? तो बनारस के राजा थे, बनारस के राजा, उसके बाद में पटियाला के महाराजा एवं सर दिनकर राव को गैर सरकारी रूप से सदस्यता प्रदान की गई थी और विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। क्या इसका मनोनीत किया गया था? इस अधिनियम द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में प्रारंभ की गई केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को बदल दिया गया एवं विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई और मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ पुनः प्रदान की गई थी। तो 1773 में प्रारंभ की गई थी और केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो था को बदल दिया गया और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। उसके बाद में मद्रास एवं बम्बई को प्रेसिडेंसी विधायी शक्तियाँ पुनः प्रदान करने की बात की गई थी। इस अधिनियम के आधार पर बंगाल 1862 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और 1866 में पंजाब और 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया था। इस अधिनियम के तहत या इस अधिनियम के आधार पर इस अधिनियम में लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली का समाप्त करने का को मान्यता प्रदान करने की बात की गई थी। क्या चीज़? पोर्टफोलियो जी थी उसको मान्यता प्रदान करने की बात की गई थी, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के यहाँ पे अध्यक्षता आ चुका था और ये नियम भी लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित की गई थी, इसीलिए ये मान्यता प्रदान करने की ये बात की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूछ रहा है जो कौन सा कथन है जो सत्य है, तो कौन सी कथन सत्य है? इस अधिनियम के द्वारा पहली बार 1909 के बात कर रहा है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार विधान परिषद को बजट पर बहस करने की बात किया गया था। ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे पूछ रहा है सही, ये 1897 के द्वारा ये की गई थी, लेकिन ये बता रही है 1909 की ये बात है, ये गलत है। उसके बाद में दूसरा नंबर में इस अधिनियम के द्वारा संप्रदायी निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। 1909 के द्वारा ही इसका प्रारंभ किया गया था, ये सही है, 2 तो सही है। तीसरा नंबर क्या कहता है? इस अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, तो ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर केवल 2 होगी, तो केवल 2 ऑप्शन नंबर बी में है। केवल 2 जो है जो ऑप्शन नंबर बी में है, केवल 2 क्या है? केवल 2 ऑप्शन नंबर बी में केवल 2 को दी गई है। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। इसका राइट आंसर 1 और 3 असत्य है, क्योंकि विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा प्रदान किया गया था। शायद तो जगह पर 97 बोला गया था, इसके लिए सॉरी, 1892 में किया गया था, परंतु बजट पर मतदान करण एवं पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान नहीं की गई थी। बजट पर मतदान करने पर पूरक प्रश्न पूछने तथा सार्वजनिक हित के विषय में प्रस्ताव पेश करने की शक्ति विधान परिषद को भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा प्राप्त की गई थी। किसके द्वारा? ये 1909 के द्वारा ये प्राप्त की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा संप्रदायी निर्वाचन प्रणाली अथवा पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, अर्थात मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकता था। यहाँ से ही नींव पड़ता है जो हमारे पाकिस्तान और भारत को बंटवारा हो जाता है। इसी कारण अगर यहाँ से बच जाते तो शायद हमें लगता है जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ से ही 1909 में जब नींव पड़ी मुस्लिम
जो दल था जो मुस्लिम के लिए ही वोट डालेगा, हिंदू वाला है जो सिर्फ हिंदू के लिए वोट डालेगा। यहीं से मुस्लिम और हिंदू दोनों अलग अलग धर्मों में ज़्यादा विवाद यहाँ से प्रारंभ हुआ। और ब्रिटिश लोग जो थे इसे जानता था भली भांति, जो अगर अभी तत्काल इसको बढ़ावा देते हैं तो 10 साल 20 साल 25 साल बाद ये जा कर के आपस में टूटेगा ज़रूर, और यही हुआ जो टूटा भी। इस अधिनियम में मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, न कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानी जाती है। मार्लो भारत सचिव एवं लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसराय थे, और लॉर्ड मिंटो संप्रदायी निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। संप्रदायी निर्वाचन के जनक के नाम में मिंटो के जानी जाती है, जिसे लॉर्ड मिंटो के नाम से जानी जाती है। सत्येंद्र सिन्हा वाइसराय की कार्यकाली परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। इन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया था। क्या चीज़? विधि सदस्य भी इन्हें बनाई गई थी। सत्येंद्र सिन्हा कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा जो थे, जो वाइसराय की कार्यकाली परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में कार्य किया था। आगे देखता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है? 9 नंबर क्वेश्चन में दी गई है, 9 नंबर क्वेश्चन में दी गई है क्या? भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछ रहा है, सत्य नहीं पूछती है। असत्य कौन सी कथन है जो असत्य है? इस अधिनियम ने भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की थी। तो ये सही है, 1919 के तहत ही आंशिक रूप से स्वतंत्रता या आंशिक रूप से शासन व्यवस्था करने की बात की थी। उसके बाद में बी में क्या है? इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। ये भी सही है, द्विसदनीय व्यवस्था भी प्रारंभ की गई थी। और असत्य पूछ रहा है, तो इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ये गलत है, इसको द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना नहीं की गई थी। तो ऑप्शन नंबर होगी जो सी होगी, हमें हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होनी चाहिए। इस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की भी प्रस्ताव की गई थी, जो कि सही है। ऑप्शन नंबर सी होगी, जो कथन गलत है यही सही होगी, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में नहीं बल्कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। और प्रांत विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसे कि हस्तांतरित एवं आरक्षित विषय था। हस्तांतरित विषय गवर्नर का शासन होता था, और इन कार्यों में जो थे इन कार्यों पर मंत्री, इन कार्यों में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे। आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका और परिषद की सहायता से कार्य करता है, और कार्यपालिका परिषद विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। शिक्षा, स्वास्थ्य आदि हस्ताक्षर या हस्तांतरित विषय थे, जबकि पुलिस, जेल, न्याय, वित्त, राजस्व आदि आरक्षित विषयों के रूप में दिया गया था। इस अधिनियम के तहत क्या कर रही है? इस अधिनियम जो थे, जो 1919 के भारत में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना की, और इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारत में उत्तरदायी प्रशासन की दिशा में कदम बढ़ाया। और इस अधिनियम के प्रांतीय स्तर पर संसदीय शासन व्यवस्था की झलक मिलती है। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। प्रथम बार द्विसदनीय व्यवस्था जो प्रारंभ की गई थी, जो किसके द्वारा की गई थी? तो इसी 1919 के अधिनियम के द्वारा की गई थी, जिसमें कि प्रथम था राज्य सचिव, जिसे कि काउंसिल ऑफ स्टेट यानी कि ऊपरी सदन 5 वर्षों के लिए की गई थी। विधानसभा, जिसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से जाना जाता है, जिससे कि निचले सदन, जो कि 3 वर्षों के लिए ये थे। कितने वर्षों के लिए थे? तो 3 वर्षों के लिए ये थे।
इस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल का या पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार मुस्लिम के अलावा सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय एवं यूरोपियों तक किया गया था। इस अधिनियम द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के विषयों में सूची जिसे कि पहचान कर पृथक किया गया था। केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद को अपनी सूचियों के सुरक्षा एवं वैदेशिक मामलों के केंद्रीय विषय के अंतर्गत तथा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन प्रांतीय विषयों के संदर्भ में शामिल किया गया। अगला नंबर क्या दिया गया है, जो संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्राप्त करना था। इस अधिनियम के द्वारा एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया तथा ली आयोग की सिफारिश पर सन 1926 में सिविल सेवाओं की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट की राज्य के बजट में अलग किया गया था। जो केंद्रीय बजट थी जो राज्य के बजट से अलग किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा वैधानिक आयोग का गठन भी की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित था, जिसे कि 12 अगस्त 1917 को ईस्वी में यह अधिनियम सन 1921 में लागू किया गया था तथा ये भारत में भी लागू रहा। 1937 में तक भारत में ये लागू रहा था। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, 10 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहती है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पे विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रांतीय स्वायत्तता की बात कर रहा है और उसके बाद प्रांतों में द्वैत शासन, उसके बाद में है संघीय व्यवस्था, उसके बाद में है संघीय न्यायालय की स्थापना, उसके बाद में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। और इसमें क्वेश्चन क्या है, जो उपयुक्त में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है। तो भारत शासन जो है, जो द्वैध शासन नहीं आया था, प्रांतों में द्वैध शासन नहीं आई थी। उसके बाद में 1, 2 और 2 नहीं होगी, 1, 3, 4, 5 होगी। 1, 3, 4, 5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में होगी, जो 1, 3, 4, 5 होगी। जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। किसको, सी को मैं टिक करूँगा। 1, 3, 4 और 5 इसकी राइट आंसर होगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगी। और क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा अधिनियम 1919 में लागू की गई प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करने का केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। केंद्रीय विषयों की आरक्षित एवं हस्तांतरित भागों में विभाजित किया गया और प्रतिरक्षा वैदेशिक मामलों में धार्मिक मामले, जिसे कि ईसाई धर्म, क्या चीज़, ईसाई धर्म के मामलों में ईसाई धर्म से संबंधित कव्वाली क्षेत्र पर आरक्षित विषय थे। कव्वाली क्षेत्र में जो थे, जो आरक्षित विषय पर ये बात की गई थी। इस अधिनियम के द्वारा भारत द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई थी, क्योंकि प्रत्येक प्रांत में एक कार्यपालिका एवं विधान मंडल की स्थापना की गई थी और गवर्नर को उन मंत्रियों की सलाह पर कार्य करना पड़ता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। इस अधिनियम के द्वारा एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जो कि ब्रिटिश शासन के प्रति एवं उन देशों
जिससे कि रियासतों को स्वेच्छा से शामिल होना चाहते थे। उसके बाद में मिलकर बनने वाला था 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का बंटवारा केंद्र एवं राज्यों का बीच होना था। अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय को दे दी गई थी, परंतु यह अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में आ न सका क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया गया था। देशी रियासत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया गया था। इस अधिनियम के द्वारा संघ की राजधानी दिल्ली में एक संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश एवं 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों का प्रावधान था। सम्राट द्वारा न्यायाधीश का चुनाव किया जाता था और जो कि 65 वर्ष की आयु तक आने पर पद रख सकता है। 65 वर्षों की आयु तक ये पद रखने की बात की गई थी। उसके बाद में सन 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के तहत एक भारतीय रिजर्व बैंक के भी स्थापना की गई थी। 10 को ये क्वेश्चन करवाए हैं और लगभग 45 मिनट से ऊपर हो गया है, 46.5 मिनट। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा क्योंकि 25 क्वेश्चन को मैं सोचे थे लेकिन 10 क्वेश्चन ही कर पाए, इसके लिए सॉरी। क्योंकि देख रहे हैं जब आप कितना डिटेल में भी जा रहे हैं तो हो सकता है जो 5 वीडियो ही लग सकता है ये पूरा करने में, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा जो ये 5 वीडियो में पूरा समाप्त कर दें और 5 वीडियो में ही आपको पूरा पॉलिटी एक बार में देख में आया होगा। अभी तो झलक ही है, 10 क्वेश्चन में आपको हमें लगता है जो बहुत सारे क्वेश्चन के डाउट क्लियर हुए होंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।